हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी विषय की तैयारी करवा रहे हैं। और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 43 यानी कि 43 रहने वाली है। और अभी तक मैं 42 क्लास एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी के नोट्स आपने बना लिए होंगे और सारी क्लासेस के जो वीडियो हैं आपने देख ली होंगी। अगर कोई भी कैंडिडेट आज के इस वीडियो से नया जुड़ता है तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। उसके बाद जब चैनल पर आप जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से। उसमें आपको सारी वीडियो संग्रहित मिलेंगी। अगर वहाँ से भी आपको नहीं समझ में आता है तो एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड करें। उसके बाद जब ऐप से आप सर्च करेंगे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म तो आपको मेरा चैनल दिखाई देगा। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं जितनी भी प्रतिदिन की वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर, वो सभी वीडियोज़ मैं शेयर करती हूँ टेलीग्राम चैनल पर भी। तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। और एचपीएससी पीजीटी, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी एस्टेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की फिलहाल हम अभी तैयारी करवा रहे हैं। सभी का सब्जेक्ट जो है सिलेबस के अनुसार क्लासेस यहाँ पर चली हुई हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चंद्रदेव से मेरी बातें। अब ये क्या है? ये है यूनिट नंबर 7। आज से हम यूनिट नंबर 7 शुरू कर रहे हैं और यूनिट नंबर 5 और 6 मैं बिल्कुल कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और जो यूजीसी नेट का सिलेबस है सेम टू सेम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है। तो ये वीडियो दोनों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी यूजीसी नेट के लिए, उतनी ही एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एक रत्ती भर भी सिलेबस में फ़र्क नहीं है। तो यूनिट नंबर 7 को आज हम शुरुआत करेंगे और उसी का फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा। और इसके अंदर है कहानी। तो कहानी है यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत कुछ पर्टिकुलर कहानियाँ आपके सिलेबस में दी गई हैं। तो 10-12 जितनी भी कहानी है उन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर हम ध्यान देंगे। यहाँ से आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं यानी कि जो मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ वो सब्जेक्टिव के लिए और स्क्रीनिंग के लिए और सब्जेक्टिव पेपर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एचपीएससी जो है 3 फेजेस में अपने एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। इस रिक्रूटमेंट को पूरा करती है 3 स्तर पर। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो सब्जेक्टिव में बैठेंगे और सब्जेक्टिव में वैकेंसी का 2 गुना लेकर फिर ये इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो 3 फेसेस हैं, स्क्रीनिंग, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी बातें आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप नेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहला है चंद्रदेव से मेरी बातें। ये कहानी है और इस कहानी की लेखिका है बंग महिला। कहीं कहीं पर आपको किताबों में बंग महिला लिखा मिलेगा, तो कहीं कहीं पर राजेंद्र बाला घोष भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। एक ही नाम है दोनों। तो चंद्रदेव से मेरी बातें, इस कहानी की सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पढ़ेंगे और यहाँ से आप कितने ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बना सकते हैं, क्योंकि एचपीएससी जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है उसमें बहुत ही लाइटली प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो डीप है या कठिन पेपर वो नहीं आता है। चंद्रदेव से मेरी बातें, इस कहानी की पृष्ठभूमि के बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, ये सबसे पहले प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। कब हुई? 1904 में। किस रूप में? निबंध के रूप में। मतलब पहले इसे कहानी का दर्जा नहीं कह सकते, ये एक निबंध के रूप में 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1900 ईस्वी में हुआ था। 1903 में इसका कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था और सरस्वती पत्रिका में 1904 में चंद्रदेव से मेरी बातें ये कहानी प्रकाशित हुई निबंध के रूप में। आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई थी। पत्र आप समझते हैं, जिस रूप में पत्र लिखते हैं, तो ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी थी। पहले निबंध के रूप में प्रकाशित हुई।
भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। हर लाइन में एक एक प्रश्न बन रहा है। प्रश्न 2 यहाँ से बन रहे हैं, उसके बाद प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है कि ये कहानी कौन सी शैली में लिखी है, पत्रात्मक शैली में लिखी। भवदेव पांडे इसे हिंदी के। अब आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन मानते हैं, तो ये मानते हैं भवदेव पांडे। या प्रश्न पूछ सकते हैं कि भवदेव पांडे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसे मानते हैं, तो चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है। अब कहानी के भीतर क्या है, कहानी के भीतर आए विषय क्या क्या हैं। देखो, इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है, तो सभी से मेरी एक हार्दिक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को इतना लाइक एंड शेयर करें कि नेक्स्ट वीडियो मेरे पास चाहे समय हो या ना हो, मैं अपने व्यक्तिगत सुख को एक तरफ रखकर आपके लिए वीडियो अपलोड करूं। अगर इस प्रकार का रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से, व्यूवर्स की तरफ से मिलता है, तो वीडियो बनाने का मन करता है, क्योंकि हम अपने चैनल पर एस्टेट की तैयारी करवा रहे हैं और HPSC PGT की भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, और समय बहुत, और फिर साथ ही साथ प्रैक्टिस भी डाल रही हूँ। अब कहने को तो आप लोग, जैसे कि कमेंट आया था कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप वीडियो नहीं डाल रही हैं। अगर आप मेरे साथ रहकर तैयारी कर रही होते तो आज, जैसे बीच के जो 10-15 दिन में मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, 10-15 दिन तो नहीं है, शायद 1 वीक ही हुआ है, तो मैंने आदि काल पूरा करवा दिया, भक्ति काल पूरा करवा दिया, और फिर रीति काल भी मैंने पूरा करवा दिया। अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रही होते तो अभी तक आपके हिंदी साहित्य के 3 काल संपूर्ण हो चुके होते, क्योंकि स्क्रीनिंग एग्जाम इन्हीं में से आएगा। ये नहीं कि ये केवल कहानियां पूछी जाएंगी आपसे, सारे ही काल आएंगे, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत गद्य और पद्य 2 भागों में, तो गद्य खंड के अंतर्गत आपके कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, एक्सट्रैक्ट वगैरह वगैरह ये सारे आ जाते हैं। तो आपकी ये अभी तक 3 काल पूरे हो चुके होते। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैम आपने वीडियो नहीं डाली, बस आपकी समझ का फर्क है। हाँ, पर्टिकुलर आप, अगर मैं नाम ले देती हूँ तो ही आप उस वीडियो को देखते हो, लेकिन रिसेंटली जो मैं TGT PGT एस्टेट 2024 के लिए वीडियो डाल रही हूँ, वो सभी आपके स्क्रीनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वो वीडियो वहाँ से देखें, वहाँ से शुरू कर दें। केवल 27 वीडियो ही अभी मैंने अपलोड की हैं, आप उन्हें देखकर अपने 3 काल खत्म कर सकते हैं। खैर छोड़िए, जिसका मन करे वो पढ़े। तो थोड़ा सा भाई, जब मैं इतनी सारी वीडियो दिन में अपलोड करती थी तो मेरा मन ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालकर मैं पढ़ा रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि 2-4 दिन का मेरा रेस्ट भी हो जाएगा, और घर में त्यौहार की वजह से कभी कुछ साफ कर रहे हैं, कभी अभी त्यौहार पे गिफ्ट वगैरह भी देने होते हैं, अपनी खुद की अपनी कंपनी है, तो ये सामान लेने के लिए हम थोड़ा सा बिजी थे, गिफ्ट वगैरह, मिठाई वगैरह सिलेक्ट करनी थी, तो इस चक्कर में समय नहीं मिल रहा था। लेकिन आज जो कमेंट आया उससे मुझे ऐसा लगा कि कम से कम एक कैंडिडेट तो हमारे साथ ऐसा जुड़ रहा है जो दिल से पढ़ाई कर रहा है, और उसने मजबूर कर दिया मुझे आज की वीडियो अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो ये नहीं कि मैं बुरा मानती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी अगर मुझे कह रहा है तो वो मुझ पर अपना हक समझकर कह रहा है कि मैम वीडियो ज़रूर डालिए। वो कहीं ना कहीं मुझ पर अपना हक समझता है, इसलिए मुझे कह रहा है। मेरी सोच और जैसे किसी की तरह नहीं है, सोच मेरी बिल्कुल अलग हटकर है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि दिन में वैसे मैं 3 वीडियो डाल चुकी थी, और अभी मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी, सब्जी वगैरह बना के आटा वगैरह लगा दिया, दूध गर्म कर दिया। फिर मैंने बीच से सोचा कि आधा घंटा मैं अभी निकालती हूँ। ठीक है, तो शुरू इस वीडियो को इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और कोई भी कैंडिडेट चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी के भीतर क्या है इसकी बातें कर लेते हैं, वैसे तो टाइम बहुत लग जाएगा। एक तो पक्षपात की बात हुई है, दूसरा इसमें कलकत्ता की बात हुई है, फिर वाहन, चप्पल भी एक तरीके से वाहन का काम करता है, इसे पहनकर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये विषय है। एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान और कानून, इन सभी विषयों के बारे में इस कहानी के भीतर बातचीत हुई है। कई बार UGC नेट में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है
कि जैसे कि अभी आपने जून 2018 वाला जो पेपर है, सॉरी जून 2024 वाला पेपर जब 2-3 शिफ्ट 2 बार हुआ है, एक बार पोस्टपोन हुआ, तो आपने देखा होगा कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछ रखे थे। तो ध्यान रखना है, इसमें कलकत्ता की भी बात हुई है, वाहन की बात हुई है, एकता के सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान और कानून की आदि बातें, आदि विषयों पर यहाँ पर बात हुई है। अब प्रतिपाद्य का मतलब क्या है कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। देखो, जब दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है तो पूरी एनर्जी के साथ वीडियो अपलोड मतलब बनाने का मन करता है। बोलने से सबसे ज़्यादा थकान होती है, और ये जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ इसमें जो मेरे व्यूवर्स हैं मेरे सामने नहीं होते, अकेले मुझे ही बोलना पड़ता है, इसलिए थोड़ी बहुत ज़्यादा थकान होती है। अगर क्लासेस लेते हैं, मान लो फेस टू फेस होकर क्लासेस लेते हैं, तो दृश्य उसमें श्रोता भी होते हैं और वक्ता भी होता है, तो वहाँ पर हम और भी बातें कर लेते हैं और वहाँ रेस्ट मिल जाता है। तो शुरुआत करते हैं। आज प्रतिपाद्य क्या है इस कहानी का, यानी कि प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाहता है लेखक इस कहानी के माध्यम से। उपनिवेशवाद के शिकार, जैसे कि पहले भारत उपनिवेश था किसका, इसका इंग्लैंड का। उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए, देखो उपनिवेशवाद के शिकार भारत में, हमारा भारत अंग्रेजों का उपनिवेशवाद आप कह सकते हैं, आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं। उसमें जो तत्कालीन आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक जो समस्याएं थी उस समय, उनका वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। लॉर्ड कर्जन आपने नाम सुना होगा, 1905 में इसने बंगाल का विभाजन किया था, और सारे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड और वायसराय इन्हीं का भारत में बोलबाला था, और भारत की तो कोई मान ही नहीं रहा था। वो अपने इच्छा से भारत में राज्य कर रहे थे। तो उन्होंने जो हालात हमारे देश में पैदा कर दी थी, चाहे वो हालात आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, इन सभी समस्याओं का वर्णन जो है इस कहानी के अंदर लेखक ने किया है, और उनकी व्यवस्था पर एक करारा व्यंग्य किया है। ये कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है। चंद्रदेव जानते हैं, तो चंद्रदेव को एक कहानी लिखी है और एक पत्र के रूप में लिखी है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, ये कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य है। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर भी व्यंग्य है। रंग भेद भी करती थी, पक्षपात भी होता था मेरे देश में। बड़े बड़े पदों पर अंग्रेजों को रखा जाता था, और भारतीयों को काबिल होने के बावजूद भी, परीक्षाओं में स्थान पाने के बाद भी अच्छे स्थानों पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी। तो अंग्रेजी सरकार कैसा न्याय करती थी भारतीयों के साथ, किस प्रकार से रंगभेद करती थी, किस प्रकार से पक्षपात करती थी, उस सभी का चित्रण इस कहानी में है। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह। सरकारी मिशन और कमीशन, कमीशन आते थे, कहते हैं ना आयोग, बहुत सारे आयोग आए थे, वहाँ से बैठे बैठे इंग्लैंड के महारानी यहाँ पर आयोग भेजते रहते थे, तो उन सभी पर उसकी उपयोगिता पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना की गई है, मतलब जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं वो काठ की पुतलियों की तरह बने हुए हैं, वह न्याय के प्रति आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो यहाँ पर उच्च शिक्षित वर्ग की काठ की पुतलियों से तुलना की है। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से, कि हे चंद्रदेव, तुम भारत की दीनहीन व्यवस्था को देखो, मैं तुम्हें पत्र के माध्यम से यहाँ की व्यवस्था का वर्णन करती हूँ, ऐसा लिखती है बंग महिला। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरीफिकी सी जान पड़ती है। तो ये कथन है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग्य किया गया है। ये इसका प्रतिपाद्य था इस कहानी का। इसके में पात्र कौन कौन है? 2 ही पात्र हैं, एक लेखिका और एक चंद्रदेव। अब इसके कुछ प्रमुख उद्धरण हैं। एक सेकंड, तो आज की इस वीडियो में तो हम एक ही करेंगे। सबसे पहले ये है इसकी बंग महिला,
उसके बाद एक और थी, ये कौन सी, एक सेकेंड आप थोड़ा रुके, बंग महिला की ही दुलाई वाली बंग महिला। और अभी हम पढ़ रहे हैं तो यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत, जो यूनिट नंबर हम 7 पढ़ रहे हैं, 7 के अंतर्गत 2 कहानियां हैं बंग महिला की जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। एक तो चंद्रदेव से मेरी बातें, और एक दूसरी कहानी है दुलाई वाली। तो आज की वीडियो में हम एक ही पढ़ेंगे। तो मैं तो ये छोटी सी थी तो इसलिए खुश होगी कि आज तो हमने थोड़ी बात भी ज़्यादा कर ली और वीडियो कहीं ज़्यादा ना लंबी बन जाए। तो दुलाई वाली, क्योंकि थोड़ी देर में खाना भी बनाना है, तो दुलाई वाली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो में हम एक ही कहानी पढ़ेंगे। तो चंद्रदेव से मेरी बातें, ये आपको ध्यान रखना है, जो भी मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं आपको। और इसका जो प्रमुख प्रतिपाद्य था ये सारा ऐसे है। अगर आपके प्रश्न सब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कविता ना कहानी पर प्रकाश डालिए या प्रमुख प्रतिपाद्य को विस्तार से बताइए, तो ये सारी बातें आप वहाँ पर लिख सकते हैं। देखो 10 नंबर में इतना ही लिखा जाता है और इसको थोड़ा सा आप डिटेल से बताएंगे तो ये आपका अच्छा खासे मार्क्स आपको मिलेंगे इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो। फिर उसके बाद है पात्र मैंने बताए 2 ही हैं। और आप प्रमुख उद्धरण का मतलब है इस कहानी के अंतर्गत जिसके जो पात्रों द्वारा कहे गए प्रमुख कथन है। तो पात्र तो 2 ही हैं। अब देखो, हे भगवान चंद्रदेव ऊपर वाले चंद्रमा, ठीक है, भगवान चंद्रदेव को कहती है, संबोधन करते हुए लिखा हुआ है, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा, ओहो देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। तो ये सारी बातें कौन कह रही है, चंद्रदेव से कह रही है। और राजेंद्र बाला घोष यानी कि बंग महिला कह रही है कि हे चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, आप तो अमर हैं तो उसके लिए मृत्यु का कोई डर ही नहीं है। तब परलोक बनाना कैसा, फिर आपने परलोक क्यों बनाया। ओहो देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपात हो गए हैं, मतलब वो अपनी जाति के लिए पक्षपात करते तभी तो उन्होंने परलोक बनाया। ठीक है, तो ये कथन है, उद्धरण है, ये आप समझ लेंगे मेरे ख्याल से। तो उसके बाद नेक्स्ट कथन है और ये कथन भी देख लेते हैं, बारी से थोड़े ही हैं। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो जाएगी। गौरांग का मतलब गोरे और कृष्णांग का मतलब काले। ठीक है, तो ये बातें हैं। मैं विश्वास करती हूँ, ये भी बंग महिला का कथन है, कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेजे देवेंगे। मतलब ये चंद्रदेव को कह रही है सारी लॉर्ड कर्जन के बारे में, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगा है। कह रहा कि आपकी भी, मैं अनुमान करती हूँ कि आपकी नेत्र ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी कि हे चंद्रमा, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है कि हमारे यहाँ पर की न्याय व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है। हमारे जो भारत की संतान है वो लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगे। इसके पीछे एक करारा व्यंग्य है कि भारत की जो संतान है उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने भी चश्मा पहन लिया है, वो अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते हो। कह रहा कि इस प्रकार से आप हमें नहीं देख पाते। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आंखों की जो रोशनी है वो भी मंद पड़ गई है। जिस व्योमवास ने, व्योम मतलब आकाश, विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी है, स्त्रियों की दशा का वर्णन किया है। ठीक है, इस प्रकार से कि बिजली की, इसको आसमान में रहने वाली बिजली को स्पर्श करने का साहस किसी में नहीं था, और वही
आज जो स्त्रियां हैं वो पराये घर में आश्रित नारियों की भांति दबी हुई पड़ी हैं। मतलब पहले की स्त्रियों की, राज की स्त्रियों की तुलना की है। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत कह रहा है कि भारत अतीत में देखो कैसा था और अब कैसा है। अब वो भारत नहीं रहा, उन वंशज का भारत अब नहीं रहा। अब भारत की वह शस्य श्यामलता स्वर्ण परसुता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञान एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस विशाल भारत गौरांग अंग्रेजों को कहा है, इन्होंने भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। कह रहा है कि जो भी मैंने वर्णन इस पत्र में किया है ना, वो सारा इन्होंने जो हमें दिया है उसका परिणाम है। या तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशाधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं वे काठ की पुतलियों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। तो बहुत ही आसान है, आप समझ रहे होंगे इनका। तो देसी राजाओं की रीढ़ विहीनता का वर्णन किया है। ठीक है, तो भाई ये कुछ उद्धरण है, ये आप देख लें। ठीक है, उसके बाद फिर ये दूसरी कहानी हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। छोटी छोटी कहानियां हैं, जल्दी से हम निपटा लेते हैं। सभी अंग्रेज डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य क्या है यहाँ पर लास्ट में जो है ये। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।